लिया है, ठीक है, उसको और कुछ नहीं रिवाइज करना है, बस लैंग्वेज थोड़ी अलग होगी, ठीक है। वहां पे वेक्टर की लैंग्वेज में पढ़ा था, यहाँ पे वेक्टर की लैंग्वेज में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी बॉडी अगर मान के चलो आपकी क्या है, अभी दो टाइप की इक्विलिब्रियम होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है और एक आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, अगर आपकी बॉडी क्या कर रही हो, यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही हो, यूनिफॉर्म मोशन मतलब समझते हो ना, उसका वेलोसिटी क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड भी क्या होगी वेलोसिटी की, कांस्टेंट, और डायरेक्शन भी क्या होगा, कांस्टेंट। इसका ये मतलब है कि उसके ऊपर जो नेट एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, आपका जीरो होगा, और तभी तो यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करेगा ना। कोई भी बॉडी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, फर्स्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो अनंत काल तक रेस्ट में रहेगी, अगर उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता। और कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है तो अनंत काल तक यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करती रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। अरे ना, तो ये दो टाइप के आपके इक्विलिब्रियम होते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो होना, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स क्या होना, जीरो होना, या फिर जो फोर्सेस हो गए वो क्या हो गए, बैलेंस हो गए। फोर्सेस क्या हो गए आपके, बैलेंस हो गए। जैसे भी मान के चलिए ये आपका एक बॉडी है, लेट्स से ये वाला आपका एक बॉडी है, ऐसे है, ठीक है। अब इसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है ये आपका F1, एक इधर लग रहा है आपका ये वाला F2, ये आपका F3, बराबर है, ये आपका F4, बराबर। ऐसे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। अरे समझे कि नहीं समझे, ये ग्राउंड पे नहीं है, मान के चलो ये किसी रीजन में, इधर भी आपका एक फोर्स लग रहा है, ये वाला आपका F5, बराबर है, इधर भी आपका एक लग रहा है ये वाला F7। ऐसे करके बहुत सारे n नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं, ऐसे कितने नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, n नंबर, ऐसे n नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं। और मान के चलो यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर है, यहाँ पे कौन है आपका ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मतलब कौन, चीटा। तो यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर है और यहाँ से इसने ऑब्जर्व किया तो इसको देखा कि ये जो आपका ब्लॉक है जिसका मास कितना है m है, इसको क्या देखा, इसका ऑब्जर्वेशन क्या था कि ये ब्लॉक क्या थी उसके लिए, रेस्ट में थी। अभी किसी ऑब्जर्वर के लिए अगर कोई ब्लॉक अगर रेस्ट में, इसका ये मतलब है कि वो बॉडी क्या आपकी इक्विलिब्रियम में, ये बॉडी आपकी क्या है, कोई भी चीज कब रेस्ट में रहेगी, जब वो इक्विलिब्रियम में होगी। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होगा कि उसके ऊपर जितने भी फोर्सेस है वो सब क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। अरे हाँ ना, तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये ब्लॉक अगर रेस्ट में, तो इसका ये मतलब है कि ये जो ब्लॉक है आपका वो क्या है, इक्विलिब्रियम में, मतलब इसके ऊपर जितने भी फोर्सेस है वो सब क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। या फिर जो नेट फोर्स है वो आपका क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो नेट फोर्स मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑल फोर्सेस। लेकिन फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो सभी फोर्सेस को जब आप ऐड करोगे और नेट फोर्स निकालोगे तो वो किस मेथड से निकालोगे, कैसे निकालोगे, वेक्टर एडिशन करोगे। मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के साथ क्या करना पड़ेगा, तो हर फोर्स की आपकी डायरेक्शन देखो अलग है और मैग्नीट्यूड भी क्या आपका अलग है। तो आपका जो नेट फोर्स होगा मतलब समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वेक्टर फॉर्म, ऑन इन वेक्टर फॉर्म। इसको कैसे लिखूंगा, फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 टू Fi, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका I इज इक्वल टू 1 टू n, ऐसे लिख सकता हूं मैं। ये शॉर्ट मतलब वो नोटेशन है, मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं अगर समेशन को लिखना है। इसका मतलब क्या होता है समेशन, इसका मतलब क्या होता है समेशन। Fi मतलब जब I की वैल्यू 1 पुट करोगे तो F1 आएगा, I की वैल्यू 2 पुट करोगे तो F2 आएगा, I की वैल्यू 3 पुट करोगे तो F3 आएगा, अप टू 1 से लेके कहां तक है n तक। तो इसका ये मतलब है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर अप टू कहां तक चलेगा जी, अप टू F1 वेक्टर। तो ये जो सब चीज है ना इधर की ये वाली, ये चीज मतलब ही ये चीज है, समझे क्या। तो क्या हो जाएगा ये वाला आपका, ये आ जाएगा आपका F नेट फोर्स, ये क्या आ जाएगा आपका F नेट। तो F नेट फोर्स मतलब क्या होगा, टोटल फोर्स ना। अरे F नेट मतलब क्या हुआ, टोटल फोर्स। तो इन सबकी जब मैं एडिशन करता हूं और ये अगर रेस्ट में, मतलब ये वाला क्या है इक्विलिब्रियम में, मतलब ये वाला क्या है, हालांकि आपको डायनेमिक तो नहीं है तो पर कभी कभी क्वेश्चन में आया कि ये कोई भी बॉडी आपका यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो आपको ये समझना है कि उसके ऊपर नेट एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, और वो बॉडी आपकी क्या है इक्विलिब्रियम में, मतलब नेट फोर्स भी आपका क्या है, जीरो है, ठीक है। ऐसा आया तो, लेकिन 99% ऑफ द केसेस में आपका बॉडी क्या होगा, रेस्ट में होगा, बॉडी क्या होगा आपका रेस्ट में, ठीक है। और ऑब्वियसली ये रेस्ट में होगा, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या, तो आपको ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा और उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि वो बॉडी सच में रेस्ट में है या नहीं है, और रेस्ट में है तो ये फंडे लगाने पड़ेंगे, और रेस्ट में नहीं है तो फिर न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएंगे।
अभी तक तो हमने पहला ही लॉ पढ़ा है ना, दूसरे लॉ पे गए ही नहीं, फर्स्ट लॉ पे आप खेल रहे हैं अभी। अरे समझे कि नहीं समझे? तो क्या हो जाएगा, ये नेट फोर्स हो जाएगा, और ऑब्वियसली ये अगर इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए आपका, जीरो। नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। अभी इतने सारे फोर्सेस है, अभी आपकी क्या है, इतने सारे फोर्सेस है, एन नंबर ऑफ फोर्सेस है, तो एन नंबर ऑफ फोर्सेस को ऐड कैसे करोगे यार, कंपोनेंट करेंगे, ऑब्वियसली कंपोनेंट करेंगे। तो हर मतलब क्योंकि हमको पता है कि अगर दो फोर्स ऐड करना होता तो अपने पास ट्रायंगल लॉ है और पैरेललोग्राम लॉ है, लेकिन अगर दो से ज्यादा फोर्सेस है उनको अगर ऐड करना है तो अपने पास कौन सी लॉ है, दो लॉ है, एक पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एक आपका क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाली मेथड। अरे दो मेथड है ना, लेकिन पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, सिर्फ वो कौन सा मेथड है, ज्योमेट्रिकल मेथड है, लेकिन जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है उससे हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब भी आपका आएगा तो किससे यूज करोगे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो अगर मैं वेक्टर वाली मेथड अगर लेता हूं तो इसके क्या होगी, इसका आई क्या कंपोनेंट आएगा, इसका इसके दो कंपोनेंट आएंगे ना। अरे समझे कि नहीं समझे? तो ये क्या हो जाएगा आपका, मतलब दो नहीं तो तीन आएंगे, क्या हो सकता है आपका f1x आई क्या प्लस क्या हो जाएगा आपका f1y j क्या। इसका मतलब क्या है कि f1 के तीन कंपोनेंट है, एक x एक्सिस में, एक y एक्सिस में और एक प्लस क्या हो जाएगा आपका f1z k क्या। समझे कि नहीं समझे? सिमिलरली f2 मतलब क्या होगा, f2x आई क्या, बोलो फटाक से, f2y j क्या प्लस, बराबर है। और ऐसा चलते रहेगा कहां तक, तो उसका लास्ट वाले का क्या हो जाएगा, fnx आई क्या, बोलो फटाक से, प्लस हुआ। अरे हाजी ना, इसके बाद क्या करोगे आप, आई वाले जोड़ोगे। तो इसको अगर जोड़ता तो मैं इस फॉर्म में लिखूं, डायरेक्ट इस फॉर्म में लिखूं क्या, तो देख लो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स, f1x, f2x, f3x, f4x। तो आई की वैल्यू कहां से, आई की वैल्यू 1 से लेके n, समझे? यहाँ पे क्या जाएगा आपका आई का, चमका सबको, पक्का, डर तो नहीं लग रहा? चलो इसके बाद प्लस समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू n, कौन सा, f i y j का, क्लियर है? आगे i z k क्या, i की वैल्यू 1 से n, चमका जी। तो ये वाला आ जाएगा फाइनली, सभी x वाले कंपोनेंट जोड़ोगे, सभी y वाले जोड़ोगे, सभी z वाले जोड़ोगे। अरे हाँ कि ना, तो इसको जब आप देखते हो पर इसकी सम क्या आ जाती है, जीरो। इसकी सम कितनी आ रही है, जीरो, क्योंकि इन सभी फोर्सेस की एडिशन या इन सभी फोर्सेस के कंपोनेंट की एडिशन कितनी आ रही है, जीरो आ रही है, क्योंकि बॉडी आपकी क्या है, रेस्ट में है और इक्विलिब्रियम में, रेस्ट में है और इक्विलिब्रियम में। तो अगर सबकी सम जीरो आ रही है तो इसका क्या मतलब है, हाँ इसका क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड जीरो है, और है कि ना। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कब जीरो होता है, जब उसका आई का भी कंपोनेंट जीरो होगा, जे का भी जीरो होगा और के का भी जीरो है। अरे समझे कि नहीं समझे? मतलब ये अगर आपका नेट फोर्स अगर जीरो है, नेट फोर्स अगर आपका क्या है, जीरो है, इसका ये मतलब है कि ये कंपोनेंट भी आपका क्या होना चाहिए, जीरो, ये कंपोनेंट भी क्या होना चाहिए आपका, जीरो, और ये कंपोनेंट भी क्या होना चाहिए आपका, जीरो। चमका जी, सभी फोर्सेस की सम अगर जीरो है, नेट फोर्स अगर जीरो है, तो आई में एक्स एक्सिस में जितने भी फोर्सेस के कंपोनेंट ऐड करोगे उनकी सम भी जीरो आएगी, वाई में वाई एक्सिस में सभी कंपोनेंट, वाई एक्सिस वाले सभी कंपोनेंट्स को जोड़ोगे तो उसकी भी सम क्या आएगी, जीरो आएगी, और जेड एक्सिस में जितने भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं उनको जोड़ोगे तो उनकी सम भी कितनी आएगी, जीरो आएगी। मतलब एक्स वाला कंपोनेंट भी जीरो, वाई वाला भी जीरो और जीरो। एक का है क्या, एडिशन का, किसका, एडिशन का। तो इसका ये मतलब है यार, फोर्स जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि फोर्सेस तो बैलेंस हो रहे ना, मतलब एक्स एक्सिस में भी फोर्सेस बैलेंस हो रहे, वाई एक्सिस में भी फोर्सेस बैलेंस हो रहे और जेड एक्सिस में भी फोर्सेस है। तो अपना कंसेप्ट यही बनता है कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, कोई बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो जितने भी फोर्सेस उसके ऊपर लग रहे उन सभी फोर्सेस के क्या कर लो, कंपोनेंट्स कर लो, सभी फोर्सेस के क्या कर लो, कंपोनेंट्स कर लो, और एक्स में कंपोनेंट बैलेंस कर लो, वाई में भी बैलेंस कर लो और जेड में भी कंपोनेंट्स बैलेंस करो, तब जाके वो बॉडी क्या होगी आपकी, इक्विलिब्रियम में होगी, तब जाके वो बॉडी क्या होगी आपकी। तुमको आया क्या, पक्का? क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन देखो, एकदम लड्डू सा क्वेश्चन है,
आपको भी शर्म आएगी करते वक्त। ये किसी ने डायलॉग मारा था क्या? मेरे डायलॉग मारे थे क्या किसी ने? पढ़ा दे तुमको किसी ने नहीं? एक दिन मिला था डायलॉग मारने के लिए, वो भी नहीं मारे उन लोगों ने। देखो मस्त जोक हो जाता था। कौन मारा? तो उसने मारा क्या? अच्छा कौन सा? बैताग। अच्छा किसको बोला था बैताग? आइटम किसको बोला था? अच्छा अच्छा, शिव कहाँ पे था? अगर आइटम तू चलो ठीक है। तो लेट से मान के चलो ये वाला आपका 3 kg का ब्लॉक है, ठीक है। मान के चलिए आपका 2 kg का ब्लॉक है। सबको समझ में आया? अरे है कि ना? तो मेरे को एक चीज बताइए, ये ब्लॉक ऐसे एक के ऊपर एक रखे हुए, ठीक है। अगर मैं ऑब्जर्वर बन के आपको यहाँ पे खड़ा कर देता हूं, ये कौन हो? आप, बराबर है। आपको अगर मैं ऑब्जर्वर बन के खड़ा कर देता हूं और आपको बोलता देख लो आप इसको, बराबर है। तो आपके लिए ऑब्जर्वेशन क्या होगा? 3 kg ब्लॉक और 2 kg ब्लॉक रेस्ट में है कि मोशन में? रेस्ट में है। मतलब दोनों ब्लॉक क्या आपके इक्विलिब्रियम में? अरे है कि ना? तो अकॉर्डिंग अगर ये अगर इक्विलिब्रियम में, तो फोर्सेस क्या होनी चाहिए आपके? बैलेंस ना। कहां पे? एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी। किसके ऊपर? 2 kg के ऊपर भी बैलेंस होगी और 3 kg के ऊपर भी। तो सेपरेट करना पड़ेगा ना पहले। तो सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं? तो सिस्टम कौन है आपका? ये वाला सिस्टम है। ये आपका कौन है जी? ये आपका कौन है? सिस्टम। सिस्टम मतलब कलेक्शन ऑफ बॉडी, असेंबली ऑफ बॉडीज। अरे है कि ना? असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट बॉडीज, असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट बॉडीज। ये 2 kg अलग है, ये 3 kg अलग है और ग्राउंड अलग है, लेकिन तीनों को मैंने क्या किया? असेंबल किया और एक क्या बना दिया मैंने? सिस्टम बना दिया। एक क्या बना दिया मैंने? सिस्टम। चमका क्या? तो ये तो सिस्टम का पार्ट है ना। तो किसी बॉडी कोई बॉडी अगर आपकी रेस्ट में है, मतलब वो इक्विलिब्रियम में है, तो पहले ये तो दिखाना पड़ेगा कि उसके ऊपर फोर्सेस कौन से लग रहे हैं। तो इसलिए हमने क्या पढ़ा? पहले फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ा। अकॉर्डिंग टू फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता था कि जिस बॉडी के ऊपर आपको फोर्सेस दिखाने हैं, बराबर है, तो उसको क्या कर लो? सिस्टम से बाहर निकाल दो, मतलब उसको आइसोलेट कर दो, फ्री कर दो, बराबर है। और उसके ऊपर जितने भी फोर्सेस लगा रहे वो क्या कर लो? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से उसके ऊपर रिप्रेजेंट कर दो और कंसीडर गिवन बॉडी एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। गिवन बॉडी को क्या पकड़ लो? पॉइंट ऑब्जेक्ट पकड़ लो। वही उसकी क्या हो जाएगी? फ्री बॉडी डायग्राम। वही किसकी क्या जाएगी? क्या नॉर्मल डायरेक्शन पढ़ चुके हो? हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ कि ना? पढ़ चुके हो ना? कितने नॉर्मल डायरेक्शन लगेंगे? बोल फटाक से। 1 2 3। जब मैं चिल्ला रहा हूं क्या? यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, दो ही तो कॉन्टेक्ट सरफेस है ना, तो 2 ही लगेंगे ना। बोलो यहाँ पे 3 kg पे, 3 kg पे ऊपर, उस पे दिखाने से ग्राउंड का तो बनाई दे नहीं ना, ब्लॉक का बनाते ना। तो 3 kg ग्राउंड को नीचे दबाया तो ग्राउंड 3 kg को, तो 3 kg पे ऊपर कौन सा? ऊपर। ये हुआ N1। अभी 2 kg दबाएगा 3 kg को कहां पे? इसलिए 3 kg के ऊपर नीचे कितना? N2। और इसके ऊपर कौन सा? N2। और कोई फोर्स लगेगा? नहीं। अभी सेपरेट कर दूं तो 2 kg ब्लॉक को सेपरेट करता हूं, तो आपको वही पूछा है कि अगर मान के चलो ये 2 kg ब्लॉक और 3 kg ब्लॉक एक के ऊपर एक रखे हुए, तो ये बताओ कि उनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होगा? सबको समझ में आया? तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फाइंड आउट करना है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फाइंड आउट कैसे करोगे? तो कुछ इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। तो इक्वेशन कैसे बनाओगे? मेरे को दिख रहा है कि ये इक्विलिब्रियम है, ये दोनों ब्लॉक अगर इक्विलिब्रियम है तो इनके ऊपर फोर्सेस क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। तो फट से इक्वेशन बन जाएगा, जैसे वहां पे बना है तो कर लो। 2 kg का ब्लॉक अगर मैं निकाल देता हूं तो इसको क्या पकड़ लो? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ये कौन क्या हुआ आपका? 2 kg का ब्लॉक। तुमको नहीं आया बे? अरे आया कि नहीं आया? तो 2 kg का ब्लॉक बना तो उसके ऊपर बोलो कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? अभी 2 kg ब्लॉक 3 kg के साथ कांटेक्ट में, एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा। कौन सा? ऊपर वाला नीचे वाला? 2 kg 3 kg को नीचे दबा रहा है, 3 kg के ऊपर लग रहा है नीचे, 3 kg 2 kg को ऊपर दबा रहे हैं, 2 kg के ऊपर लग रहा है ऊपर। आया कि नहीं आया? ऊपर पक्का। चलो हो गया। ये क्या हुआ आपका? N2। समझा जी? अरे है कि ना? इसके बाद
और कोई फोर्स लग रहा है क्या? चला ग्रेविटी तो लगता है, लास्ट में ग्रेविटी तो लगाना है। ग्रेविटी कहां पे लगता है? ऑलवेज डाउनवर्ड इन डायरेक्शन, बराबर है। तो कहां पे लगेगा? वर्टिकली नीचे। कितना? तो तुमको पता है m इंटू जी होता है, तो m इंटू जी होता है तो कितना आ जाएगा ये वाला? 20 न्यूटन, क्योंकि m की वैल्यू 2 है और g की वैल्यू कितनी होती है? 10। तो ये बन गया आपका फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस ब्लॉक को मैंने क्या किया, पहले बाहर निकाल दिया, उसको क्या पकड़ा मैंने? पॉइंट ऑब्जेक्ट पकड़ा, और इसके ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उसको क्या दिखा दिया मैंने? डायरेक्टेड लाइट सिग्नल। और उसी डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? उसकी फ्री बॉडी डायग्राम। उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम इसलिए बनाते हैं ना, क्योंकि जो न्यूटन का लॉ है ना, आगे जाके हम पढ़ेंगे ना, F इज इक्वल टू एम ए। क्या पढ़ेंगे हम? F इज इक्वल टू एम ए। तो ये जब पढ़ेंगे ना, तो ये जो फॉर्मूला अप्लीकेबल होता है वो सिर्फ किसके लिए होता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए होता है। किसके लिए होता है? इसलिए हम पहले, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। क्या पढ़ते हैं? क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या मान के चलते हैं? किसी भी बॉडी को क्या मान के चलते हैं? हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं, और उसके ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे वो सब हम क्या करेंगे? एरो से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, याद है? क्लियर है सबको? मेरे को एक चीज बताइए, ये जो आपका ये है ब्लॉक 2 kg का, ये रेस्ट में है कि मोशन में? क्या ये वाला इक्विलिब्रियम में है? पक्की बात, झूठ तो नहीं बोल रहे? सफेद झूठ भी नहीं। अरे इक्विलिब्रियम में है। अगर इक्विलिब्रियम में है तो फोर्सेस क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए ना, कैंसल आउट होनी चाहिए ना। लेकिन फोर्सेस एक्स में लग रहे, वाई में लग रहे? वाई में, पॉजिटिव वाई माइनस वाई में ना। तो ये वाला इसको क्या करना चाहिए? बैलेंस। इसका मतलब क्या है? N2 इज इक्वल टू कितना? 20 न्यूटन। सबको समझा? दूसरा 3 kg, इसको भी निकालना पड़ेगा ना। तो देख लो, ये कौन है आपका? 3 kg का ब्लॉक, बराबर है जी। बोलो उसके ऊपर कौन से फोर्स लग रहे हैं? तो 3 kg देखो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में, और 3 kg 2 kg के साथ कांटेक्ट में। तो 2 कांटेक्ट सरफेस बना रहे हैं, 2 नॉर्मल लगेंगे। हाँ या ना बोलना पड़ेगा। कौन सा ऊपर वाला, कौन सा नीचे वाला? बोल बड़ा से, कौन सा? तो ग्राउंड 3 kg को कहां पे दबा रहा है? ऊपर नीचे। क्योंकि देखो आपका जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो दबाने वाला फोर्स है, तो 3 kg के ऊपर फोर्स कौन सा दिखाना है? जो उसको दबा रहा है। एक बार ग्राउंड दबाएगा और एक बार 2 kg का ब्लॉक, तो ग्राउंड इसको कहां पे दबाएगा? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ऊपर। कितना? N1, राइट। 2 kg कहां पे दबाएगा? नीचे। कितना? N2। चलो गुड, ठीक है। इसके बाद लास्ट में क्या दिखाना है? mg। कितना? 30। डायरेक्ट दिखा दू, m इंटू जी, 3 इंटू 10। अरे ना, क्या बैलेंस है वाला? तो इक्वेशन क्या बनेगा? अब ये भी इक्विलिब्रियम में, तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा आपका? बैलेंस। तो बोलो क्या हो जाएगा आपका? ऊपर वाले इज उल्टे नीचे वाले, तो N1 इज इक्वल टू N2 प्लस 30। N2 तो निकाल दिया। N1 कितना? बोल फटाक से। 20 प्लस 30 कितना? 50 न्यूटन। ये आपका आंसर। समझा क्या? तो रॉकेट साइंस है, डायरेक्ट बताओ। शॉर्टकट, यहां तक क्लियर है? पक्का? मन में कर सकते हैं। नॉर्मल रिएक्शन निकालना कोई बड़ी बात है क्या? सीधा क्या कर, नॉर्मल रिएक्शन कहां पे लगता है बताओ? नॉर्मल रिएक्शन कहां पे लगता है? नॉर्मल रिएक्शन कहां पे लगता है? यहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस है। चल, अगर मैंने आपको पूछा कि बताइए यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना है, बराबर है क्या? हमेशा अब यहाँ पे डायरेक्शन तो पता ही है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन है। कौन सा फोर्स होता है? दबाने वाला फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? तो दबाने वाला फोर्स है, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा? तो मुझे पता है इस कॉन्टेक्ट सरफेस को दबाने वाला फोर्स कौन सा है? ये 2 kg दबाएगा कि 3 kg दबाएगा? 3 kg। कहां पे जाना चाहता है? नीचे ना, क्योंकि ग्रेविटी कहां पे लेके जा रहा है? तो 3 kg नीचे जाएगा, तो इसको दबाएगा क्या? कॉन्टेक्ट सरफेस को दबाएगा ना, कि नहीं दबाएगा? कैसे दबाएगा? ग्रेविटी तो नीचे लग रहा है ना। अरे 3 kg का ग्रेविटी तो नीचे है ना, तो ये दबाएगा क्या 3 kg? क्या 2 kg दबाएगा? किसकी वजह से? कितने से दबाएगा? कितने से दबाएगा? कितने से दबाएगा? 20 से ना। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना? तो N2 कितना? 20। अभी चलो ये वाला, ये कॉन्टेक्ट सरफेस है। चलो इसको दबाने वाला कौन है? एक तो 3 kg दबाएगा ग्रेविटी की वजह से। कितने से? 30 से। ये वाला 20 से, क्योंकि ये भी तो दबा रहे ना, कि इसका भी ग्रेविटी नीचे लग रहा है और इसका भी ग्रेविटी, तो एक साथ दोनों दबाएगा ना। कितने से? ये 20 से, ये वाला टोटल कितना हुआ? अच्छा, तो N1 कितना? देखिए ये आया होगा। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये फोर्स लगाता हूँ, सपोज मान के चलो मैंने बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाया यहाँ पे, F इज इक्वल टू 10 न्यूटन,
अभी बोल यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन अभी कितना होगा नया वाला। तो एक तो ये 2 की दबा देगा कितने से 20 से, साथ में ये दबा रहा है क्योंकि देखो ये भी तो दबा रहा है ना, ये 10 और 20 कितना 30, यहाँ पे बोल कितना 30 और ऐड हुआ 80 कितना 60। अरे हाँ कि ना, तो ऐसे नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे, निकालने की जरूरत है पक्का। आगे बढ़ू, चलो एक और क्वेश्चन ये आप करके देना मेरे को। इधर से ले लेता हूँ, इसमें साला क्वेश्चन ही नहीं दिए इन्होंने फ्री बॉडी डायग्राम पे ढूंढ के। ये वॉल है, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, इसको उठाना पड़ेगा, ये ग्राउंड नहीं है। ये आपका ग्राउंड है, समझे? आपको दिया हुआ है ये एंगल कितना है आपका 37 डिग्री, कितना एंगल है 37 डिग्री। इसका मास है मान के चलो m, इसका मास कितना है m है। आपको वही पूछा कि बताओ इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन जितने भी लग रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन क्लियर है? और हाँ कि ना, चलो करो। कितने कॉन्टेक्ट सरफेस है 2। अभी हर बार इतना करने की जरूरत है क्या? एक ही डायग्राम बनाओ, बार बार अलग करने की जरूरत है क्या? अभी एक ही बनाएंगे बराबर है। तो बोलो कौन सा फोर्स लगेगा कि यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा? क्या मैंने बताया अगर आपका कर्वेचर वाला सरफेस होगा तो आपका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो कहां से पास करेगा? एक पॉइंट से पास करेगा कि 2 पॉइंट से पास करेगा? 2 पॉइंट से पास करेगा। एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा और एक तुम्हारा सेंटर होगा उसका, याद आया? अरे याद आया क्या? तो एक तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आपका और दूसरा क्या आपका इसका ये वाला सेंटर है। नहीं चमका जी? अरे समझा कि नहीं समझा? तो इस पॉइंट से क्या कर लो, टेंजेंट खींच लो यहाँ पे, याद आया? ये एक पॉइंट है ये वाला, यहां से क्या कर लो टेंजेंट खींच लो। चमका जी? तो नॉर्मल डायरेक्शन क्या होगा? अभी ये जो स्फीयर है वॉल को कहां पे दबाएगा? उस तरफ, तो वॉल इसको कहां पे दबाएगी? तो ये वाला हुआ आपका N1। चमका जी? दूसरा यहां से, तो ये वाला इस ग्राउंड को कहां पे दबाएगा? नीचे, तो ग्राउंड इसको कहां पे दबाएगा? ऊपर। तो ये क्या हुआ आपका है परपेंडिकुलर है क्या? N2। क्लियर है? और लास्ट में क्या होगा आपका? लास्ट में क्या होगा आपका mg। इधर ही दिखा दूं कि अलग दिखाना है? तुम्हारी मर्जी, तुम चाहते हो तो मैं अलग दिखाता हूं। भले आरसी हो गए तुम लोग, कितना mg याद है? क्लियर है? अभी कंपोनेंट कर ले। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये आपका क्या है? ये एक्स एक्सिस और वाला आपका क्या है? वाई एक्सिस है। अगर मैं ऑब्जर्वर बन के इसको देखता तो मेरे को क्या दिखता? रेस्ट में, मोशन में? रेस्ट में दिखता ना। तो फोर्सेस क्या होनी चाहिए? इक्विलिब्रियम में है ना, फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो ये ऑलरेडी एक्स में, ये वाला आपका वाई में, तो इसका कंपोनेंट करने की जरूरत है। ये ना एक्स में है ना, तो इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे पक्का जी। चलो कर देते। तो एक कंपोनेंट कहां बनेगा आपका? तो एक यहां से जिस फोर्स के आपको कंपोनेंट बनाने हो उस फोर्स का क्या पकड़ लो? इनिशियल पॉइंट पकड़ लो या फिर टेल पकड़ लो। तो ये टेल है और ये वाला क्या है? जो एरो लगा हुआ है वो हेड ना, और जो एरो नहीं लगा हुआ वो टेल। तो टेल से कंपोनेंट कहां पे करना है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो टेल से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो और एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लो। सबको समझ में आया? तो एक कंपोनेंट बनेगा इसका इस तरफ, एरो की तरफ एरो, और एक कंपोनेंट बनेगा आपका इस तरफ। सबको समझ में आया? बन गए 2 कंपोनेंट। बनाना है तो एंगल तो नहीं पता, तो एंगल कैसे निकालोगे? तो देख ये किसका, ये क्या आपका इंक्लाइंड सरफेस और ये वाला हॉरिजॉन्टल। तो देख हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड, यहाँ पे देख ये हॉरिजॉन्टल ये इंक्लाइंड, तो ये एंगल कितना होगा? 37। सबको समझा? ये 37 बराबर है। तो ये देख लो ये वाला कितना, ये आपका हॉरिजॉन्टल और ये वाला आपका क्या वर्टिकल। तो ये कितना 90 - 37। तो ये वाला कितना 37 आ गया, ये 37।
तो फट से क्या हो जाएगा, ये 37 मिला तो ये कॉस्ट वाला और ये वाला साइन वाला, तो n2 cos 37 तो कितना n2 4/5। तुमको तो नहीं आया यार। इसके बाद ये वाला n2 sin 37 तो n2 3/5। क्लियर है यहाँ तक? और कोई फोर्स लग रहा है? इसके बाद क्या कर लो, फोर्सेस बैलेंस कर दो। हॉरिजॉन्टल वाले इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड वाले इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वाले, ऊपर वाले इज इक्वल टू, तभी तो वो इक्विलिब्रियम में होगा ना ऊपर चलेगा ना वर्टिकल में चलेगा ना, वर्टिकल में नहीं चल रहा है इसलिए वर्टिकल में फोर्स बैलेंस, हॉरिजॉन्टल में नहीं चल रहा है इसलिए। सबको समझ में आया? तो बोलो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में बोलो इधर वाले इज इक्वल टू उधर वाले, इधर वाला कौन है n1 दिख रहा है क्या, इज इक्वल टू इधर n1 है ना, उधर वाला देख 3/5 n2, ये बनेगा आपका पहला इक्वेशन। क्लियर है? दूसरा वाला ऊपर वाले इज इक्वल टू, तो देख ऊपर वाला कौन है, यही तो है ना, कितना n2 4/5 इज इक्वल टू कितना, नीचे वाला कितना mg, ये बनेगा आपका दूसरा इक्वेशन। क्लियर है जी? आपको क्या निकालना है, n1 और n2, मतलब mg आपको दिया था तो बोलो n1 n2 कितना 5/4 mg, ये पहले का रिजल्ट हुआ। इस n2 के वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो n1 ऑटोमेटिकली कितना होगा, बोलो फटाक से 3/5 इंटू n2 कितना है 5/4 mg, 5 ने 5 को मारा तो कितना n1 इज इक्वल टू 3/4 mg। चमका जी? तो ये हो जाएगा आपका n1 एंड n2। कुछ रॉकेट साइंस है? पक्का पक्का? डर तो नहीं लग रहा है? सच्ची बात? चलो अभी हम टेंशन थोड़ा सा ऐड कर देते, नॉर्मल और टेंशन आ गई ना। तो टेंशन फोर्स भी आपका क्या कांटेक्ट फोर्स है। क्या मैंने टेंशन फोर्स दिखाने के लिए आपको पढ़ाया कैसे दिखाना है? अरे पढ़ाया है क्या? टेंशन मैंने 2 पॉइंट पे बताया है। टेंशन आपका कौन सा फोर्स होता है, तो जब स्ट्रिंग होती तभी टेंशन लगेगा, उसको स्प्रिंग फोर्स भी बोलते हैं। जब जब आपकी रस्सी होगी तब तक वहां पे क्या लगेगा, आपका टेंशन लगेगा। लेकिन टेंशन तभी लगेगा जब रस्सी आपकी खिंची हुई होगी। कैसी होगी? खिंची हुई। क्या ये रस्सी खिंची हुई है, टाइट है? क्या ये भी टाइट है? क्या ये भी टाइट है? क्या तीनों में टेंशन आएगा कि चारों में टेंशन आएगा? 1 2 3 4 टेंशन आएगी, क्योंकि कितनी रस्सी है, 4 आएगी ना। क्या टेंशन फोर्स आपका पुलिंग इन नेचर होता है? पक्का पक्का आएगी ना। क्या मैंने आपको बताया था कि टेंशन जब भी दिखाना है तो या तो एक आप कांटेक्ट पॉइंट पे दिखा सकते हो और एक आप फ्री पॉइंट पे दिखा सकते हो। हाँ क्या बोल रहे तुम? थे ही नहीं कल। हाँ वही लोग बोल रहे जो थे नहीं कल। बाकी लोग कंफ्यूज है, साला इनको कैसे पता, हमको नहीं पता। हाँ टेंशन जब भी दिखाना है तो एक तो कांटेक्ट पॉइंट पे टेंशन दिखा सकते हो और एक फ्री पॉइंट पे दिखा सकते हो। अरे ना, तो जब भी आपको कांटेक्ट पॉइंट पे टेंशन दिखाना है, अरे आगे ना, तो कांटेक्ट पॉइंट वाला टेंशन स्ट्रिंग वाला टेंशन नहीं होता। वो किसका होता है? स्ट्रिंग जिसके साथ कांटेक्ट में उसके ऊपर लगने वाला होता है। जैसे ये कांटेक्ट पॉइंट है वाला, देखो कांटेक्ट पॉइंट अगर ढूंढता हूं तो ये आपका एक कांटेक्ट पॉइंट है और ये कांटेक्ट पॉइंट है। तो इस स्ट्रिंग के कितने कांटेक्ट पॉइंट? 2। ये कांटेक्ट पॉइंट किसके साथ है? सिलिंग के साथ। ये कांटेक्ट पॉइंट किसके साथ है? तो यहाँ पे इस कांटेक्ट पॉइंट पे जो भी टेंशन दिखाओगे वो स्ट्रिंग के ऊपर वाला होगा, कि जिसके साथ स्ट्रिंग कांटेक्ट में उसके साथ वाला उसके ऊपर वाला होगा, जिसके साथ कांटेक्ट में उसका वाला होगा ना। तो यहाँ पे दिखाओगे तो कितना 2 कीजे वाला होगा और यहाँ पे दिखाओगे तो किसका दीवार वाला होगा। सेम यहाँ पे ये इसका स्ट्रिंग का ये कांटेक्ट पॉइंट और आपका ये वाला कांटेक्ट पॉइंट, या इसका ये वाला कांटेक्ट पॉइंट और ये कांटेक्ट पॉइंट, जिसका ये कांटेक्ट पॉइंट और ये वाला कांटेक्ट पॉइंट। तुमका आया? तो जब भी आपको कांटेक्ट पॉइंट पे टेंशन फोर्स दिखानी है तो उस कांटेक्ट पॉइंट पे टेंशन हमेशा अलोंग स्ट्रिंग एंड इनवर्ड होता है। अलोंग स्ट्रिंग एंड इनवर्ड। अलोंग स्ट्रिंग में तो समझते हो ना? सब मती तो नहीं है कि मेरे को वही छाता वाला बताना पड़ेगा। पक्का पक्का? बालवाड़ी के पुट्टे नहीं ना? हाँ। तो कांटेक्ट पॉइंट पे अगर टेंशन दिखाना है तो अलोंग स्ट्रिंग और इनवर्ड। तो स्ट्रिंग मतलब समझते हैं ना, इनवर्ड मतलब स्ट्रिंग के अंदर और आउटर मतलब स्ट्रिंग के बाहर। तो अलोंग स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग के अलोंग ही ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका अलोंग स्ट्रिंग इनवर्ड, अलोंग स्ट्रिंग इनवर्ड। सबको समझ में आया? पर ये स्ट्रिंग अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है। पहली वाली स्ट्रिंग इसलिए इसका क्या ले लो, ये T1, तो ये भी T1। चमका क्या? तुमको चमका क्या? पक्का? इसके बाद इस स्ट्रिंग का दिखाओगे तो अलोंग स्ट्रिंग है इनवर्ड, अलोंग स्ट्रिंग इनवर्ड, स्ट्रिंग के अंदर की तरफ। यहां पे भी इनवर्ड। तो ये कितना T2 T2। तुमको तो नहीं आया। इसके बाद ये वाला अलोंग स्ट्रिंग इनवर्ड, तो ये वाला
T3 T3, क्योंकि रस्सी अलग है, रस्सी अलग तो टेंशन भी अलग। इसके बाद ये कॉन्टेक्ट पॉइंट अलोंग स्ट्रिंग इनवर्ट T4, बोल फटाक से T4। तुमको आया या तो क्लियर है? चलो अभी क्या करो, इक्वेशन आपको क्या बनाना, निकालना पड़ेगा ना, निकालना पड़ेगा ना। तो कैसे निकालोगे? फ्री बॉडी डायग्राम। कैसे निकालोगे? फ्री बॉडी डायग्राम। सबको समझ में आए? तो फ्री बॉडी डायग्राम से कैसे, कितनी फ्री बॉडी डायग्राम बनेगी? हाँ कितनी बनेगी? इक्वेशन कितने बनने चाहिए? चलो बताओ। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अपने पास एक रोड मैप होना चाहिए। हाँ बोलो, इक्वेशन कितने बनने चाहिए? चार बनने चाहिए ना, क्योंकि अननोन्स कितने, क्योंकि टेंशन फाइंड आउट करना है ना, तो टेंशन कितने? चार। इक्वेशन कितने बनने चाहिए? चार। चलो चार बनाते, जहां पे फंसे वहां पे सोचना शुरू करेंगे। देखो अगर अपना आइडिया क्लियर है, इक्वेशन कितने बनाने, मेरे साला तीन ही बन रहे, मैं चार नहीं बना पा रहा हूं, तो मैं सोचना शुरू करूंगा ना कि साला तीन बने तो एक कहां से लेके आऊं। तुमको पता ही नहीं साला चार बनाने हैं, तो तुम लोग लाओगे कहां से? अरे हाँ कि ना? हाँ चलो, तो सबसे पहले इसको उठाते, बराबर है? इसको उठा दो, अरे हाँ कि ना? तो इसको उठाओगे तो देखो ये वाला एक बनेगा, मैं यहाँ पे ये कर दूं, चलेगा? इधर ही कर देता ना, मतलब इसको मैंने क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया। चमका जी, चमका, एक कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा यहाँ पे? mg लगाना पड़ेगा। तो नीचे कितना, मेरे को बताओ, अगर मैं आपको ऑब्जर्वर बन के यहाँ पे खड़ा कर देता हूं और आप इस तरफ देख रहे हो, इस बॉडी को देख रहे हो, तो ये रेस्ट में होगा कि मोशन में होगा? पक्का? क्या ये चल सकता है? इसको रस्सी पकड़ के रखा है ना, चलेगा कि नहीं चलेगा? पक्का? इसका मतलब वो क्या होगा, रेस्ट में ना। रेस्ट में मतलब इक्विलिब्रियम में, फोर्सेस बैलेंस। क्या वो वर्टिकल में फोर्सेस लग रहे हैं? कितना? पहला इक्वेशन 30, एक तो आ गया, क्लियर है? ये आ रहा है क्या इसमें? हाँ यहाँ तक क्लियर है? पक्का? दूसरा इक्वेशन, चल इसको उठा दो, पहले ब्लॉक को उठा दो, पहले किसको उठा दो? ब्लॉक को। तो इस ब्लॉक के ऊपर मैंने फोर्सेस दिखाई क्या? पूरे दिखाई क्या? नहीं दिखाया, क्योंकि ये कॉन्टेक्ट सरफेस पे है ना, तो ये ग्राउंड को कहां पे दबा रहा है? नीचे। तो मेरे को ग्राउंड के ऊपर दिखाना है कि ब्लॉक के ऊपर दिखाना है? तो ब्लॉक के ऊपर कहां पे, कौन सा? एन, और लास्ट वाला क्या होगा आपका? mg। तुमको नहीं चमका, कितना? 20। अभी कर लो इसको, इसको करते हो तो क्या हो जाएगा देख लो, ये बनेगा। हाँ जी, हाँ जी, बराबर है। फोर्सेस बैलेंस कर दो, कौन से? तो एक क्या हो जाएगा आपका, n इज इक्वल टू ऊपर वाले इज इक्वल टू नीचे वाले, और T1 इज इक्वल टू T2। क्या T1 और T1 पता है? क्या T2 पता है? नहीं है। इसका मतलब पता ही नहीं कर सकते ना, तो तीसरा क्या, तो या तो T2 पता करना पड़ेगा या फिर T1 पता करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे? तो फंस गए ना, और कौन सा इक्वेशन ले सकते हो? गए ना काम से। ये तो पता चल गया, पर ये नहीं पता चला, इसको मान लो पहला इक्वेशन। चलो अभी कौन सा, क्योंकि मेरे को T1 और T2 पता नहीं ना, तो मेरा क्या है कि T1 इज इक्वल क्या है, T2 पता चलो तो T1 पता चलेगा, T1 पता चलो तो वो पता तो करना पड़ेगा ना, तो कहां से पता करोगे? और साथ में एक आपका T3 भी बचा है, तो कैसे करोगे तीसरा इक्वेशन? तो एक तो काम कर सकते हो कि ये अगर मान के चलो ये तीनों का कांटेक्ट पॉइंट है, दिख रहा है, इसको मैं पकड़ता हूं O, तो क्या ये जो O पॉइंट है ये भी इक्विलिब्रियम में, ये भी तो मूव नहीं कर रहा है ना x में चल रहा है ना, मतलब x में भी फोर्सेस बैलेंस और y में भी, तो चलो बैलेंस कर देते। तो ऑलरेडी देखो यहाँ पर ये जो T3 है ये आपका क्या टेढ़ा है ना x में है ना y में, ये y में है, ये वाला x में ना, ये x में ना, तो इसको कंपोनेंट करने पड़ेंगे, तो चलो कर दो। तो इसका टेल कहाँ पे, यहाँ पे, तो एक इधर और एक इधर, तो देख लो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट आपका कहाँ पे आएगा, इधर। ये कितना एंगल है 53, ये भी कितना, तो ये T3 cos 53 और T3 आता है cos 53 sin 53, ये ट्रायंगल बना लेना, नहीं आता है तो। ये कितना 5, ये 4, ये 3, ये वाला 53 और ये वाला, तो जब भी 30 से 53 आएंगे तो यहाँ से वैल्यूज निकाल लेना। तो बोलो कितना, T3 cos 53, क्योंकि ये एंगल लगा हुआ है ना, तो ये cos वाला कंपोनेंट, ये वाला sin वाला, बोलो कितना, 3/5
5T3 और ये वाला 4/5T3। सबको समझ में आया? तो एक इक्वेशन बनेगा इसका। चमका जी, फोर से बैलेंस कर दे, हॉरिजॉन्टल वाला इज इक्वल टू वर्टिकल वाला। बोलो क्या हो जाएगा आपका? तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका? T2 इज इक्वल टू कितना? 4/5, बोल फटाक से, T3। सबको समझ में आया? दूसरा इक्वेशन T4 इज इक्वल टू, नीचे वाली इज ऊपर वाले ना, mg लगेगा क्या वहां पे? क्योंकि ये पॉइंट वहां से और ये किसका, ये पॉइंट किसका है? स्ट्रिंग का है ना। और स्ट्रिंग आप क्या मानते हो? मासलेस। आप आइडियल स्ट्रिंग को क्या लेते हो? मासलेस ना। तो मासलेस अगर लिए तो उस स्ट्रिंग का हर पॉइंट क्या होगा आपका? मासलेस ही होगा ना। तो ये पॉइंट क्या होगा आपका? मासलेस। इसलिए mg लगाया क्या? जिसका मास है इसका भी मास है, तो इसका mg लगा, इसका भी। इसका क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो मासलेस स्ट्रिंग है। हम एजम्पशन ये लेके चलते कि आपकी स्ट्रिंग कैसी है? मासलेस है। तो बोलो T4 रिजल्ट कितना? 3/5T3। तो ये बनेगा आपका सेकंड इक्वेशन और ये बनेगा आपका थर्ड इक्वेशन। तो देख अननोन, देख ऑलरेडी T4 मिल चुका है, तो एक T1, एक T2 और एक T3 है। चलो बताओ क्या हो जाएगा? बोलो कौन सा वो उठाओगे? T4 की वैल्यू पता है? T4 की वैल्यू यहाँ पे डालोगे तो T3 आ जाएगा। तो T4 की वैल्यू कितनी है बताओ? 30। तो 30 इज इक्वल टू 3/5T3। तो 3 10 को मारेगा कितना? 10। तो 5 इंटू 10 कितना? 50। तो T3 कितना आया क्या? तो ये आ गया आपका 50 न्यूटन। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद T3 आ गया तो T2 आ जाएगा। तो T3 की वैल्यू कितना? 50। तो 4/5 इंटू 50 कितना? 40। तो कितना आया? T2 इज इक्वल टू कितना? 40 न्यूटन। चमका जी, बचा क्या आपका? T1। तो T1 में कितना होगा आपका? 40। बस हो गया, जिनका हो गया वो ये सॉल्व करो। ये बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो बताओ ये टेंशन और ये स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा? क्वेश्चन क्लियर है? सब करो। कहीं भी दिक्कत है तो पूछ लो मेरे को तुरंत, ठीक है? एक दो तीन पक्का। पहला ये कॉन्टैक्ट सरफेस, तो यहाँ पे ये वाला आपका T1 टेंशन, कॉन्टैक्ट पॉइंट पे टेंशन एट कॉन्टैक्ट पॉइंट अलोंग स्ट्रिंग इनवर्ट, अलोंग स्ट्रिंग एंड इनवर्ट। तो ये T1, तो ये वाला भी पक्का जी। इसके बाद ये वाला कितना? T2, तो ये भी T2। सबको समझ में आया? आ रहेगी ना? इसके बाद ये वाला T3, तो कॉन्टैक्ट पॉइंट इनवर्ट दिख रहा है, तो ये वाला आपका T3, तो ये वाला भी आपका T3। सबको समझा जी? अभी क्या कर लो, उसको फिगर डायग्राम बना लो फट से। तो क्या होगा? पहला वाला बोलो फटक से, ये वाला ना, ये वाला निकाल दो। तो यहाँ पे कितना लगेगा? नीचे 50। क्या बैलेंस है? तो ऊपर वाली इज इक्वल टू, तो पहला क्या मिलेगा आपका? T3 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। ये पहला इक्वेशन। दूसरा कौन सा उठाना पड़ेगा? और कोई है ही नहीं ना ब्लॉक, तो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट उठा लो, बराबर है? तो उस कॉन्टैक्ट पॉइंट को उठाते तो क्या हो जाएगा बोलो? तो देख लो ऐसा है, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है, इधर लग रहा है आपका, बोलो इधर कौन सा लग रहा है? T1। इधर कौन सा लग रहा है आपका? T2। चलो गुड, इधर लग रहा है T2 और नीचे कौन सा? T3 ना। तो T3 का ऑलरेडी कितनी है? 50। क्लियर है? चलो कंपोनेंट बना ले। चलो कंपोनेंट अगर बनाते तो पहले इसके, तो यहां से एक लाइन और यहां से, सेम इसके भी एक यहां से और एक यहां से। आया क्या? चलो एंगल, तो देखो अब ऐसा करते हो, ऐसे ऐसे, तो ये 53 है, तो ये वाला क्या होगा आपका? 53। चमका? तो देख कॉस, ये कौन सा? कॉस वाला। और ये वाला तो जो एंगल को लगाए हुए कॉस वाला ना, तो बोलो वहां से कितना? 3/5T2 और ये वाला T2। चमका जी? चलो इसके बाद ये वाला एंगल पता करना है, तो ये कितना आपका? 37। तो ये वाला भी कितना? 37। तो कौन सा एंगल आ रहा है? ये वाला। समझ में आ रहा है? तो ये वाला कॉस वाला और ये वाला, तो T1 cos 37, तो कितना? 4/5 कितना? T1 और ये वाला T1। चमका जी? चलो बैलेंस कर दे,
ऊपर इधर वाले इज इक्वल टू उधर वाले और ऊपर वाले इज इक्वल टू, तो पहला इक्वेशन कौन सा बनेगा? पहला इक्वेशन इधर वाले इज इक्वल टू इधर वाले करता तो क्या होगा? 4/5 T1 इज इक्वल टू 4/5 T2, तो T1 इज इक्वल टू कितना? T2। समझा? ये बनेगी आपकी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन ऊपर वाले इज इक्वल टू, तो बोलो क्या होगा? 3/5 T1 प्लस कितना? 3/5 T2 और नीचे कितना है? 50। अरे बराबर है ना? पर T1 इज इक्वल टू क्या है? T2। तो मैं एक काम करता, T1 इज इक्वल टू T2 तो दोनों को मैं T से रिप्लेस कर देता हूं, तो ये भी T और ये भी T, तो कितना हुआ? 6/5 T इज इक्वल टू कितना? 50। तो T इज इक्वल टू कितना? 250/6, तो T इज इक्वल टू कितना? 125/3। अरे दो दो आंसर पता है मुझे। ये आंसर मैच हुआ था। गुड। ये वाला जिनका हो गया ये वाला स्टार्ट कर दो। बेकार वाला क्वेश्चन दो, करना है क्या? हाँ तो थोड़े समय के बाद करेंगे। आया क्या? आया क्या? कितना? चलो देख लेते ठीक है। तो एक बार नॉर्मल कहाँ पे लगेगा? तो ये वाला इसको इस तरफ दबा रहा है ना, तो एक तो ये वाला क्या करेगा? ग्राउंड को कहाँ पे दबाएगा? नीचे। तो ग्राउंड इसको कहाँ पे दबाएगा? ऊपर। तो ये हुआ पहला, इसको बोलो N1। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद दूसरा वाला यहाँ पे दिखा दू, ये ग्राउंड को कहाँ पे दबाएगा? नीचे। तो ग्राउंड इसको कहाँ पे दबाएगा? ये वाला चमका जी। इसके बाद ये वाला दीवार को कहां दबाएगा? इस तरफ। दीवार इसको कहां दबाएगी? इस तरफ। ये वाला N3 तुमको नहीं चमका। क्लियर है?
कि ना। तीसरा वाला, ये वाला इसको कहां पे दबाएगा, इस तरफ, तो इस पे कहां पे लगेगा, इस तरफ। चमका जी, अरे हाँ कि ना, इस पे सीधा लगेगा टेढ़ा लगेगा, हाँ सीधा लगेगा टेढ़ा लगेगा, देख लो सोच के बताओ। सीधा तो नहीं लगना चाहिए, पता नहीं इन्होंने क्या लिया है, टेढ़ा लगना चाहिए। एंगल तो पता भी नहीं कर पाएगी ना, एंगल पता कर पाएगी क्या? नहीं 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 नहीं, एक्चुअली में ये वाला कैसा लगना चाहिए, ये यहाँ पे होगा ना, तो यहाँ पे इसकी साइज अलग और इसकी साइज अलग है ना, दोनों आइडेंटिकल होते तो अलग होता, दोनों आइडेंटिकल नहीं है स्फीयर। हाँ उससे पूरा फर्क पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे समझ में आ रहा है क्या, दोनों आइडेंटिकल नहीं है, तो इसका एक्चुअल में ये एक कांटेक्ट पॉइंट है और आपका ये वाला एक कांटेक्ट पॉइंट है ना, एक्चुअली इसका ऐसा होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? बट ये एक्शन है ये रिएक्शन है, तो दोनों एक्चुअली अपोजिट डायरेक्शन होने चाहिए। देख फंस गए वहां पे, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन पे हमेशा क्या होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड तो है लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है क्या? समझ में आया? अरे है ना। तो मे बी इन्होंने असम्पशन ये लिया होगा कि मान के चलो दोनों क्या है, एकदम आइडेंटिकल शेप के, कैसे ऑलमोस्ट सेम साइज के, ऑलमोस्ट क्या है, तो इसका भी कैसा होगा पीछे की। अभी समझा? तो ये सिंपल केस लेके करो, वो नहीं होगा, उसके लिए कुछ डेटा दिया रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका, ये वाला N4, तो ये वाला भी N4, ये वाला क्या था आपका ऑलरेडी N1 था। क्लियर है? सबको समझ में आया? अभी क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है जी? चलो फोर्सेस क्या कर दो, बैलेंस। फोर्सेस बैलेंस करने के लिए पहले क्या कर लो, देख लो कि सब एक्स और वाई एक्सिस में है क्या, तो ये वाला नहीं है ना, तो इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो देख लो एक कहाँ पे आएगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो ये एंगल कितना है 45, तो ये वाला भी कितना 45, तो ये वाला 10, तो ये भी 10, 10 cos 10 रूट 2 cos 45 और 10 रूट 2 sin 45, cos 45 sin 45 1 by रूट 2, तो रूट 2 कट जाएगा, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10, लास्ट में क्या बचा आपका mg, mg ना, तो एक तो mg लगेगा, इसका बोलो कितना 50 और इसका 30, कितना 30, कर दो बैलेंस, बोलो ऊपर वाले इक्वल टू नीचे वाले, तो बोलो क्या आ जाएगा, इसके लिए बनाओ ना, इसके लिए ऊपर वाले इक्वल टू, तो इसका ऊपर वाला कितना है n2, n2 ऊपर है ना, तो n2 इज इक्वल टू बोलो फटाक से, नीचे वाला 50 और 10 कितना 60, तो ये पहला आ गया। दूसरा वाला इधर वाला इक्वल टू इधर वाला देखो n3, देख लो थोड़ा समझो, n3 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना, इधर वाला कितना है n4, ये वाला इसको इस तरफ लगाएगा, ये वाला इस पे इस तरफ लगाएगा, तो ये वाला नहीं लेना है, तो बोले कि सर ये तो था इधर, अरे चमका क्या, क्लियर है? तो ये बनेगा आपका दूसरा इक्वेशन। सबको समझा? और है कि ना, तो इसका अभी इसका बना ले, तो इसके क्या ऊपर वाले इक्वल टू, तो n1 इक्वल टू कितना 30, ये तुम्हारा तीसरा इक्वेशन। चौथा इधर वाले इक्वल टू, इधर वाले कौन सा, यही तो है, बोलो कितना, तो n4 इक्वल टू कितना 20, ये तुम्हारा देख 4 नॉर्मल है 4 इक्वेशन है, तो ये तो मिल गया, ये वाला भी मिल गया, ये वाला भी मिल गया और ये वाला भी मिल गया, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, n3 की वैल्यू कितने, n4 की वैल्यू ना, तो n3 प्लस 10 इज इक्वल टू n4 कितना है 20, तो n3 इज इक्वल टू कितना 10। नॉर्मल नेगेटिव आ सकता है, अगर नॉर्मल नेगेटिव आएगा तो तुम क्या करोगे, नॉर्मल नेगेटिव आ सकता है क्या, चलो बताओ। हाँ चल मैं एग्जांपल देता हूँ, चल कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ
नॉर्मल नेगेटिव आ सकता है क्या? आ सकता है, आ सकता है। ये 3 kg का है, इसके ऊपर मैंने फोर्स ऊपर लगाई 35 न्यूटन। बोलो नॉर्मल रिएक्शन कितना? हाँ ऊपर लगाया। हाँ नॉर्मल रिएक्शन बोलो कितना? आप क्या करोगे? सिंपल यहाँ पे लगा दोगे, यहाँ पे क्या लगेगा आपका? इसके ऊपर नॉर्मल लगेगा ऊपर, अरे आगे ना, और एमजी लगेगा, ये आता है ना सबको अभी कितना? 30। ऊपर वाले इज इक्वल टू, कैसे मान लिया कि बॉडी चलेगा ही नहीं? ये कैसे मान लिया? कांटेक्ट में तो है ना। तो अगर आप इसको बैलेंस कर देते हो तो देख लो क्या हो जाएगा। ऊपर वाले इज इक्वल टू नीचे वाले कर देते हो ना, तो क्या आ जाएगा? 35 प्लस एन इज इक्वल टू कितना? 30। तो एन इज इक्वल टू कितना? 5 -5 ना। तो ये एन कितना है? -5 ना। इसका मतलब क्या है कि ये जो फोर्स लग रहा है इसके डायरेक्शन मैंने क्या लिए? गलत लिए। इसका ये मतलब होता है मैं तुमको कंफ्यूज कर रहा हूं। कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए आदमी, नहीं तो मतलब ही नहीं ना। गलत लिए मैंने डायरेक्शन। मैथमेटिक्स क्या बताता है यार? अगर आप कोई चीज के लिए कैलकुलेशन करते हो, राइट, आप किसके लिए कैलकुलेशन किए? नॉर्मल के लिए। तो मैंने नॉर्मल के लिए कैलकुलेशन की है, तो मैंने अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली मैंने माना था कि यार नॉर्मल तो हमेशा पुशिंग इन नेचर होता है। तो उसके हिसाब से 3 kg ग्राउंड को नीचे पुश कर रहा है, तो ग्राउंड 3 kg को ऊपर पुश कर रहा है, इसलिए नॉर्मल कहां पे आता? ऊपर। और ऑब्वियसली मैंने बोला है कि नॉर्मल आपको पुशिंग नेचर का होता है। फोर्स कौन सा होता है? पुशिंग नेचर का होता है। तो उस हिसाब से नॉर्मल की डायरेक्शन बराबर है। लेकिन जब मैंने इसको मैथमेटिकली सॉल्व किया तो यार नॉर्मल मेरा कितना आया? -5। या तो मैंने रॉन्ग इक्वेशन लगाई होगी, या फिर मैंने पहले ही नॉर्मल का डायरेक्शन गलत लिखा होगा। दो चीजें हो सकती है ना। तो अगर मैं ऐसा करके देखता हूं कि चलो मैंने नॉर्मल नेगेटिव आया, और मैंने जब लिया था नॉर्मल ऊपर की तरफ लिया था, ऊपर की तरफ मैंने पॉजिटिव लिया था, इसका ये मतलब हुआ। और नॉर्मल अगर नेगेटिव है इसका मतलब है कि नॉर्मल की डायरेक्शन कहां पे जाती थी? पर ये तो सरासर रॉन्ग है, क्योंकि अगर नॉर्मल नीचे लूंगा 3 kg को वो क्या कर रहा है? खींच रहा है कि पुश कर रहा है? खींच रहा है ना, मतलब पुल कर रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। मतलब साला यही गलत है। तो नॉर्मल नेगेटिव होगा क्या? अगर नॉर्मल नेगेटिव आ रहा है तो मैंने आपको बोला था कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तभी लगेगा, उसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दो कंडीशन क्या होनी चाहिए? 2 बॉडी शुड बी इन कॉन्टैक्ट। जिनके बीच में आप नॉर्मल दिखाना चाहते हो वो 2 बॉडीज क्या होनी चाहिए? आपकी कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए। और उसमें से कोई भी एक बॉडी दूसरी बॉडी को क्या करनी चाहिए? दबाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा है क्या? देख लो 2 बॉडीज कॉन्टैक्ट में, ग्राउंड और ऑब्जेक्ट। तो इसको देखा मैंने, इस कॉन्टैक्ट सरफेस को देखा, तो ये 3 kg क्या कर रहा है? कॉन्टैक्ट सरफेस को दबा रहा है कितने से? 30 से। पर इसको ऊपर कौन खींच रहा है? 35। तो ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? अरे ना, इसका मतलब क्या है कि वो दबा ही नहीं रहा। कॉन्टैक्ट में तो है लेकिन दबा, तो कॉन्टैक्ट टूटेगा कि रहेगा? टूटेगा, इसलिए वो चलेगा। रुकेगा क्या? तो पहले कंडीशन ये गलत हुई थी कि मैंने इसको क्या मान लिया था? रेस्ट में। हालांकि वो रेस्ट में है क्या? वो मोशन में, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स ऊपर है। 35 ऊपर लग रहा है, इस ब्लॉक के ऊपर 30 नीचे लग रहा है, एंड 35 इज ग्रेटर देन 30, तो पास से वो कहां पे जाएगा? ऊपर। तो कांटेक्ट तो बनेगा ही नहीं ना। तो अगर आपका नॉर्मल अगर नेगेटिव आता है ना, गलती से अगर आप कुछ कैलकुलेशन करते हो, नॉर्मल आपका क्या आता है? तो नेगेटिव आता है, देन टेक, ऐसा आता है तो टेक n इज इक्वल टू 0 एंड सॉल्व करो। एंड क्या करो? सॉल्व। सबको समझ में आया? तो नॉर्मल का अगर 0 लूंगा तो क्या हो जाएगा इसका? बोलो ब्लॉक का। तो एक लगेगा ये 3 kg, ये ऊपर कितना? 35, नीचे कितना? 30, और नॉर्मल तो 0 ले लिया ना, तो नॉर्मल दिखाने की जरूरत ही नहीं। अभी देख बैलेंस है कि अनबैलेंस है? इसका मतलब क्या होगा? इस तरफ ये वाला एक्सेलेरेट करेगा। चमका क्या? वो ये इसलिए बताया कि नहीं तो वो आपको रहते ना वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, थ्योरेटिकल, नॉर्मल नेगेटिव हो सकता है क्या? तो हम क्या बोलते हैं? हाँ हो सकता है।
तो नॉर्मल कभी निगेटिव होता है क्या? अगर निगेटिव आता है तो इसका मतलब है कि नॉर्मल आपका 0 है और वो कांटेक्ट छोड़ चुका है। सबको समझ में आए? नॉर्मल अगर निगेटिव आता है इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल आपका 0 है और कांटेक्ट छूट चुका है। देख ब्लॉक कांटेक्ट छोड़ चुका है, क्योंकि ये क्या होने लगा, अभी एक्सेलरेट होने लगा, क्योंकि ये 35 है और ये वाला 30 है, एंड 35 इज ग्रेटर देन 30, तो अनबैलेंस कहां पे, ऊपर की नीचे, कितना, 5। तो अनबैलेंस्ड फोर्स है तो मोशन करेगा। चमका? चलो, या तक क्लियर है सबको? या आगे? चलो एक और क्वेश्चन बताओ आपको। $37 ये पुली है। पुली के साथ आपका मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, क्योंकि हम एनएलएम वाला पुली पढ़ रहे हैं। कौन सा पुली पढ़ रहे हैं? ये आपकी ब्लॉक है एक, ये आपकी ब्लॉक है 5 kg, बराबर है। यहां से दूसरी स्ट्रिंग आई, फिर से आपका ये वाला क्या है, पुली, ये ऐसे जाएगी, ये आपका दूसरा ब्लॉक है, कितना, 3 kg, बराबर है। यहां पे एक और पुली, यहां पे एक और पुली, यहां पे ब्लॉक है, नहीं ब्लॉक है, नहीं मेरी मर्जी चलेगी, तुम्हारी स्थिति नहीं चलेगा। ये 2 kg, ये कितना है, यहाँ पे आपका स्ट्रिंग और यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया। ठीक है, आपको ये पूछा कि बताओ टेंशन क्या होगा हर स्ट्रिंग में। जरा डिफिकल्ट हो गया क्या? हाँ, शॉर्टकट बताओ, शॉर्टकट बताओ, पक्का एकदम मजा आ जाएगा, देख लो। पहले तो देखो, जब भी आपका पुली आएगा तो देख लो, ये आपका एक पुली है और आएगी ना, ये आपका एक पुली है और आएगी ना, ये आपका एक पुली है, ये आपका पुली है, बराबर है। तो जब भी आपको टेंशन दिखाना है, जब भी आपको क्या करना है, पहले देखो पुली आपका मासलेस है, तो हमेशा ये क्या करना कि आपका जब भी एनएलएम वाला पुली होगा, एनएलएम वाला मतलब, एनएलएम वाला मतलब मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग और पुली के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा। तो एक तो मासलेस है, मतलब उसका मास 0 है पुली का, और साथ में फ्रिक्शनलेस है। तो एनएलएम वाला पुली जब भी आएगा उसके ऊपर फोर्सेस हमेशा बैलेंस होंगे, फिर वो पुली चले या फिर रुके, दौड़े नहीं बे, कौन दौड़े बोल रहा है, चले या दौड़े क्या है, फिर वो पुली रुके या फिर चले, दोनों केस में उसके ऊपर टेंशन क्या होगा, दोनों केस में उसके ऊपर फोर्सेस क्या होंगे। तो मासलेस पुली है तो साला एमजी लगेगा क्या पुली का? नहीं, एमजी लगेगा क्या? नहीं। टेंशन देना कहां से चालू करोगे? तो एक ये वाला स्ट्रिंग कितने, 1 2 3 4, कौन बोला था 8? 4 ही है ना, अरे 4 ही है ना। तो मेरे को बताओ, ये पुली है, इसके इस पुली पे कितने स्ट्रिंग के पार्ट है? एक ये वाला और एक ये वाला, 2। इस पुली पे एक ये वाला और एक, कितने, 2। इस पुली पे 1 2, इस पुली पे 1 2 3। तो ऐसी पुली ढूंढो जिसके ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रिंग के पार्ट क्या हो, कनेक्टेड हो, कांटेक्ट में हो। तो ऐसा कौन सा पुली है? तो इससे स्टार्ट करो, इससे क्या करो, अरे आएगी ना। अभी इसके ऊपर 2 है और नीचे वाला क्या है, तो ये जो स्ट्रिंग है इसके 2 पार्ट है और ये स्ट्रिंग के कितने, तो जिसके ज्यादा पार्ट्स हो गए, जिसके, वहां से स्टार्ट करो, अरे आएगी ना। और उसको पकड़ लो टी, उसको क्या पकड़ लो, टी। तो यहां से चालू करें, देख
इस ये वाली स्ट्रिंग से चालू करूंगी, ये वाली स्ट्रिंग से। इसके दो पार्ट्स है ना, तो जिसके ज्यादा पार्ट्स होंगे उससे स्टार्ट करो। चमका क्या? चमका क्या? अरे हाँ की ना। चलो मैं यहां से स्टार्ट करता। तो ये वाला क्या होगा? कॉन्टैक्ट पॉइंट, और ये वाला कॉन्टैक्ट पॉइंट, और ये वाला कॉन्टैक्ट पॉइंट। क्या 3 कॉन्टैक्ट पॉइंट है इसके? तो देख, ये वाला टी, ये वाला टी, ये वाला, सबको आ रहेगा टेंशन दिखाना पक्का। कॉन्टैक्ट पॉइंट पे टेंशन अलोंग स्ट्रिंग इनवर्ट। अरे गरीब वो सही बता रहा हूं। तो ये भी कितना? टी। और एक दूसरी कंडीशन ये है कि यार आपका जो स्ट्रिंग होता है वो क्या होता है? एक तो मासलेस होता है, इनकंप्रेसिबल होता है और इनएक्सपेंसिबल होता है। ये तीनों प्रॉपर्टी होने के चलते उस स्ट्रिंग को हम क्या बोलते हैं? आइडियल स्ट्रिंग बोलते हैं। और किसी भी आइडियल स्ट्रिंग के लिए एक स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ये एक ही तो स्ट्रिंग है ना, कहां से कहां तक? यहां तक। तो यहां तक टेंशन क्या रहेगा तुम्हारा? सेम। तो जिसका ये कॉन्टैक्ट पॉइंट, तो ये भी क्या होगा तुम्हारा? टी। ये भी टी, ये भी टी। तुमको नहीं आया? ये भी टी। सबको आया? देख, हर कॉन्टैक्ट पॉइंट में मैंने टेंशन दिखाया पक्का। तो ये हो गया टी। पर हमने क्या पढ़ा है यार? स्ट्रिंग के ऊपर तो स्ट्रिंग के जो आपका पुली होता है, एलएनएम वाला पुली, उसके ऊपर फोर्सेस तो बैलेंस होते हैं। तो इस पुली के ऊपर ये टेंशन और ये टेंशन लग रहा है। कहां पे लग रहा है? ऊपर। ऊपर कितना टेंशन? 2T। तो इसको अगर बैलेंस करना है तो 2T कहां पे लगाना पड़ेगा? नीचे। पर टेंशन किस में लग सकता है? सिर्फ रस्सी में। इसका मास तो है नहीं ना। तो यहाँ पे ये दो फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए सिर्फ यही रस्सी है। तो इसमें कितना टेंशन होगा? 2T। क्योंकि ये T और ये T लग रहा है ऊपर, और पुली के ऊपर हमेशा फोर्सेस क्या होते हैं? बैलेंस। तो ये T और T ऊपर है, तो 2T ऊपर है, तो 2T नीचे भी होना चाहिए ना। तो इसमें कितना? 2T। क्योंकि ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है, तो ये 2T, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है, तो ये वाला भी 2T। चमका? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बस हो गया। तो ये 2T है, तो अभी बैलेंस होगा। तो यहां से चालू करें, ये वाला रेस्ट में, तो इसमें कितना? ये वाला, ये कितना? ये रेस्ट में, ये रेस्ट में, देख लो थोड़ा समझो, ये रेस्ट में। तो इसके ऊपर ऊपर कितना लग रहा है? 2T। ये 2 kg, 2 kg के से नीचे कितना लगेगा? 20। अबे 20 मास, मास है ना। 20 नीचे, 2T ऊपर है। और कौन सा फोर्स? यहाँ पे टेंशन लगेगा? लगेगा ही नहीं लगेगा? पर नीचे वाले रिजल्ट क्या हो गए? तो मान के चलो ये वाला क्या आपका? T1। ये वाला कितना है? 2T नहीं होगा, पुली नहीं है, तो ब्लॉक है। पुली के ऊपर बैलेंस होता है। अगर ये पुली होता तो नीचे क्या होता? 2T प्लस ये वाला और ये वाला मिलकर 2T होता। अरे हाँ कि ना? बोलो बोलो क्या होगा फिर? तो ये तो बैलेंस है ना, ये वाला। तो ऊपर वाले इक्वल टू, तो 2T इज इक्वल टू कितना? T1 प्लस 20। ये बनेगी आपकी पहली इक्वेशन। हाँ जी, और है कि ना? इसके बाद देखो ये वाला, ये T है, तो इसका कितना लगेगा? इस तरफ नहीं पता ना, नई स्ट्रिंग है ना, इसलिए वाला T2, ये भी T2, ये भी T2, ये भी T2। क्लियर है? अरे है कि ना? कि ये रेस्ट में कैसे पता चला? रेस्ट में ये कैसे पता चला? रेस्ट में ऐसा क्यों बोला आपने? रेस्ट में करके इस ब्लॉक को रस्सी से यहां पे बांध के रखा है ना। ये ब्लॉक मूव कर सकता है क्या? तो ये मूव कर सकता है क्या? तो ये मूव कर सकता है क्या? तो ऐसे करके ये भी, अभी समझा? यहाँ पे दिमाग लगाना है, मूव करेगा कि नहीं करेगा? बेहतर बनना है क्या? नहीं। तो ऑब्वियसली ये T2 है, तो नीचे कितना लगेगा आपका? 30। अभी कहा स्ट्रिंग दिख रही है, तो ये फोर्सेस बैलेंस और है कि ना? तो कितना? T2 इज कितना? 30। आया? ये तुम्हारी दूसरी इक्वेशन बराबर है। एक इक्वेशन यहां से बनेगी, इसके ऊपर फोर्सेस बैलेंस हो गए, वो तो कर ही दिए मैंने। तो जरूरत है क्या इसकी इक्वेशन लिखने की? नहीं। इसके ये वाला बैलेंस होगा, पर ये वाला इस तरफ लग रहा है और ये वाला इस तरफ लग रहा है। मैंने बोला था आपको, अगर इंक्लाइंड सरफेस होगा, इंक्लाइंड सरफेस होगा तो फोर्सेस किस डायरेक्शन में लेने? इंक्लाइंड डायरेक्शन में, बराबर है। मतलब एक होगा इस डायरेक्शन में और एक होगा इस डायरेक्शन में। तो mg कहां पे लग रहा है? नीचे।
mg। अरे आगे ना कितना 50। तो इसके दो कंपोनेंट करोगे तो मैंने आपको बोला था अगर ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है तो ये डायरेक्ट कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन वाला, और ये वाला कॉस वाला, कल याद है, ठीक है। mg देख ये 37 है तो ये कितना 90। अरे समझा कि नहीं समझा, तो 37 90 तो ये वाला 90 माइनस 37 तो ये वाला कितना 37, समझा क्या। तो 50 cos 37 और 50 आया ये साइन वाला और ये वाला। अभी डायरेक्ट इसके बाद क्या करोगे, डायरेक्ट बिना सोचे समझे इधर वाला साइन और इधर वाला कॉस, तो 50 cos 37 कितना 40, 50 इंटू 4/5 और ये वाला 50 इंटू 3/5 तो कितना 30। तो इसको भूल जाओ, इसको देने की जरूरत है क्या, नॉर्मल कहां पे लगेगा ऊपर, क्योंकि ये 5 kg इस प्लेन को इधर दबाएगा तो प्लेन इसको ये नॉर्मल। सबको समझा, तो पहला इक्वेशन तो नॉर्मल हो जाएगा कितना 40। क्लियर है, ये तुम्हारी तीसरी इक्वेशन। और इसके बाद ये रेस्ट में तो इधर वाले इक्वल टू इधर वाले, तो क्या हो जाएगा आपका T2 प्लस 30 इज इक्वल टू कितना T, बराबर है। T2 की वैल्यू आई कितना 30, तो 30 प्लस 30 इज इक्वल टू कितना T 60। आ गया, पता चल तो गया सब को। क्या बचा आपका T1 ना, चल तो 2T कितना 120 इज इक्वल टू T1 प्लस कितना, इसको इधर लिखा था कितना 100 इज इक्वल टू T1। चल ये भी हो गया, समझा क्या, कुछ है क्या, कुछ रॉकेट साइंस है, कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन, पक्का पक्का। एक लास्ट इसके ऊपर ये मिटा दो, इधर का मिटा दो क्या पार्ट, हाँ देखो वेगिंग मशीन पता है ना, वेगिंग मशीन, हाँ कौन से गांव से आए हो तुम लोग, कितने गरीब हो, अच्छा वर्धा से आए हो, गांव ही है वर्धा। वेगिंग मशीन को आप मास मेजर करते हो कितना है, पतला हुआ मोटा हुआ, देखते हो ना, हाँ उसको एक्चुअली वेगिंग मशीन एक्चुअली कौन सा रीडिंग देता है, क्या रीडिंग देता है, तो आपको पता होगा ऐसा वेगिंग मशीन रहता है। और आगे ना ये मान के चलो आपका वेगिंग मशीन है, हाँ ले लो ना यार क्या फर्क पड़ता है, ये आपका क्या है वेगिंग मशीन है, तो आप इसके ऊपर ऐसा खड़े रहते हो, अरे आगे ना ऐसे खड़े रहते हो तो ये आपको क्या देता है, रीडिंग देता है ना। एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली में जो आपका वेगिंग मशीन होता है ना वो नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है, क्या मेजर करता है कि आप वेगिंग मशीन को कितने फोर्स से दबा रहे हो, और वही देता है वो रीडिंग। तो जब आप वेगिंग मशीन पे खड़े रहते हो आप रेस्ट में रहते हो मोशन में रहते हो, मतलब इक्विलिब्रियम में ना फोर्सेस कौन से लगेंगे, तो एक तो आपके बीच में और वेगिंग मशीन के बीच में फोर्स लगेगा, कौन सा नॉर्मल, अरे नॉर्मल लगेगा ना, तो ये वेगिंग मशीन को कहां पे दबाएगा नीचे, तो वेगिंग मशीन पे नीचे, अरे है ना आदमी पे ऊपर, अरे है ना, और साथ में क्या लगेगा mg ना, तो आदमी का mg, इसका मास मान के चलो m है, तो नीचे क्या लगेगा आपका mg। तो एक्चुअल में ये जो वेगिंग मशीन होता है ना ये किसको रेडी करता है, नॉर्मल रिएक्शन को, तो इसलिए आदमी को अगर अलग करोगे तो आदमी के ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर नॉर्मल और नीचे क्या लग रहा है mg, तो mg और नॉर्मल क्या हो जाएंगे, इसलिए हम क्या लिखते थे n इज इक्वल टू mg। इसलिए हम बोलते हैं कि आपका जो वेट है वो किसके बराबर होता है, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है, और इसी नॉर्मल रिएक्शन को कौन मेजर करता है, वेगिंग मशीन, और वो अपने को रीडिंग दिखा देता है। सबको समझा क्या, तो आपको वही पूछा है कि मान के चलो ये आदमी का मास 60 kg है, वेगिंग मशीन का मास 20 kg है, लिफ्ट का मास 10 kg है, आ रहेगी ना, तो ये तीनों मिलकर एक सिस्टम बना रहे, तीनों मिलकर क्या बन रहे, और इसको पुली और स्ट्रिंग की मदद से उसने आदमी ने क्या किया, रस्सी पकड़ के रखी ऐसी, और खुद क्या है, और ये तीनों के तीनों क्या है रेस्ट में, तीनों उसने इतना फोर्स लगाया कि ये जो आपकी लिफ्ट है वो क्या आपकी स्टेशनरी है, लिफ्ट आपकी क्या है। तो आपको ये पूछा अगर लिफ्ट आपका स्टेशनरी है तो बताओ ये जो वेगिंग मशीन होगा ये कितना रीडिंग देगा, कितना रीडिंग देगा। क्वेश्चन क्लियर है। दूसरा ये पूछा कि बताओ अगर आपकी लिफ्ट स्टेशनरी है, आदमी स्टेशनरी है, आपका वेगिंग मशीन स्टेशनरी है, तो ये जो स्ट्रिंग होगी
इसमें टेंशन कितना आएगा। क्वेश्चन क्लियर है? अच्छा लेवल है क्वेश्चन का। कैसे करोगे बताओ? अब हाँ कैसे निकाला? क्या है? अबे वेगिंग मशीन का मास है 20 की थी। क्या है? वेगिंग, अबे तो लिफ्ट का मास कम ही रहता ना, कम ही रखोगे तभी तो अच्छा है ना। वो इससे बना हुआ है, कंपोजिट मटेरियल से, कंपोजिट मटेरियल से बना। अच्छा चलो इसका निकालो आंसर। कैसे करोगे? कैसे करोगे? बोलो बोलो कैसे करोगे? टेंशन सेम होगा क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिकल रखे हुए, तो आप ले सकते हो सेम। अरे समझा कि नहीं समझा? तो क्या होगा बोलो फटाक से। एक तो यहाँ पे लगे कांटेक्ट पॉइंट ये वाला टी, ये वाला भी टी, अरे है कि ना? तो ये वाला कांटेक्ट पॉइंट है, ये भी टी, ये भी चमका क्या ये? मजे ले रहे हो तुम लोग? हाँ अच्छा सॉरी, भावना में बह गया था। हाँ अभी ठीक है, चलो और बोलो। नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा। ये वेगिंग मशीन को कहाँ पे दबाएगा? नीचे। नॉर्मल, तो वेगिंग मशीन को कहाँ पे दबाएगी? ऊपर। चलो नॉर्मल। और लिफ्ट के ऊपर लगेगा ये N1 ना, ये N ले लो, दूसरा N1 लेता, तो वेगिंग मशीन लिफ्ट को कहाँ पे दबाएगी? नीचे। तो ये वाला N1, तो लिफ्ट वेगिंग मशीन को कहाँ पे दबाएगा? ऊपर। कितना? N1 हो गया। और कोई फोर्सेस है? और सबके सब क्या है? स्टेशनरी। अननोन्स देखो बता कितने? T, N और N1। आपको निकालना क्या है? T और N। टेंशन इन द स्ट्रिंग और नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन आपको ये पूछा ना कि रीडिंग क्या देगा वेगिंग मशीन, तो रीडिंग क्या देगा? तो नॉर्मल रिएक्शन वो हुआ ना जो तुम्हारा आदमी और वेगिंग मशीन के बीच में, वही तो रीडिंग देगा ना। तो ये आदमी है और ये वाला वेगिंग मशीन, इनके दोनों के बीच में कौन सा लग रहा है? N की N1, बस वही निकालना है। तो कैसे करोगे? ये सबको समझ जाएगा, फिगर सबको समझ में आया, फोर्सेस कैसे दिखा है, पक्का क्लियर हुआ? चलो कैसे करोगे? mg तो दिखाई नहीं मैंने, ये देखो, इसको सॉल्व करना है। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएगा ना, मैं ट्रिक बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। सिस्टम को एक साथ ले लो पहले, तो सबसे पहले क्या कर लो? सिस्टम को एक साथ ले लो। अब इस सिस्टम को एक साथ मतलब सिस्टम में कौन है? लिफ्ट, आदमी, वेगिंग मशीन। इसके पहले तरीका कौन सा पड़ा है कि आदमी को अलग कर लो, लिफ्ट को अलग कर लो और वेगिंग मशीन को अलग कर लो, फिर तीनों की इक्वेशन बनाओ, फिर सॉल्व करो। ये पहला तरीका है, उससे आंसर आएगा। वो आप घर में करके देखोगे। वो क्या करोगे आप? मैं आपको सिंपल वे बता रहा हूं कि आप क्या कर लो, सिस्टम को अलग कर लो, एक साथ क्या कर लो। तो सिस्टम में एक साथ कौन है? ये और ये, तो इससे अलग करना पड़ेगा ना। देखिए ये बनेगा आपका सिस्टम, ये बनेगा आपका सिस्टम। चमका जी, हो गया सिस्टम। तो ये बन गया आपका सिस्टम। यहां तक क्लियर है? अभी सिस्टम क्लियर है तो mg किसका लगाना पड़ेगा? सिस्टम का ना। तो लास्ट में लगा दो सिस्टम का mg। कितना? तो 20, 10 और 7 कितना हुआ? 90। तो नीचे कितना लगा? 90 इंटू 10 मतलब कितना? 900। अरे हाँ कि ना? क्लियर है ना? अभी फोर्सेस बैलेंस कर दो। तो देख लो, ऑलरेडी देखो ये N1 ऑलरेडी कट रहा है, ये N ऑलरेडी कट रहा है, बचा कौन सा? सिर्फ T। देख ये T ऊपर है, ये T ऊपर है, ये T ऊपर है, ये T ऊपर है। तुम्हें तो आया ही नहीं, तुम्हें तो आया ही नहीं, तुम्हें तो आया ही नहीं। अरे हाँ कि ना? ऊपर वाले इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा आपका? 40 इज इक्वल टू 900। तुरंत तुमको T मिल जाएगा। तो 900 बटे कितना? 4। बोलो कितना? 4 दूने 8, 4 दूने 8, 4 पंच 20। तो 225 न्यूटन तुम्हारा क्या होगा? टेंशन। पहला आंसर फट से मिल गया। नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा?
पक्का समझ में आ रहा है क्या करना है? सेपरेट भी करोगे तो आंसर आएगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा तुम्हारा लंबा चौड़ा मेथड होगा। मैं क्या बता रहा हूं, शॉर्टकट शॉर्टकट। हाँ दूसरा, अभी क्या करोगे, अब ये तो आ गया 225 टी आ गया ना, पर अभी मेरे को क्या निकालना है, एक तो टी निकालना था, तो ये तो आ गया मेरा कितना 225। एक मिनट, अभी रीडिंग कुछ है ना, तो साला ये नॉर्मल चाहिए ना, पर अगर मैं सिस्टम को एक साथ लेता तो ये नॉर्मल कट रहा है, तो मेरे को सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा ना। तो एक नॉर्मल लेके जाएगा आदमी और एक नॉर्मल जाएगा, सबको समझा? तो किसको उठाओगे, आदमी को। किसको उठाओगे, देख आदमी को उठा रहा हूं, आदमी ऐसा ऐसा हो गया, अरे क्या ना, तो आदमी को अलग कर दिया, तो आदमी को अलग किया, साला आदमी को ऊपर जितने फोर्सेस लग रहे वो भी तो अलग हो जाएंगे ना। बोलो कितना बाद में आदमी को कौन कौन लेके निकलेगा, एक तो आदमी के ऊपर ये टेंशन लग रहा है ऊपर, ये क्या हुआ तुमको नहीं आया, ये वाला भी टेंशन चमका, और कौन सा लेके जाएगा आदमी, साला आदमी और वेगिंग मशीन कांटेक्ट में थे, तो इनके बीच में नॉर्मल भी तो एक लेके जाएगा ना, एक वेगिंग मशीन के पास रख देगा और एक खुद लेके आएगा। तो आदमी वेगिंग मशीन को नीचे दबा रहा था, वेगिंग मशीन आदमी को, तो आदमी के ऊपर वाला कि नीचे वाला, भगवान तुम्हारा भला करे। एन क्लियर है? और कोई लग रहा है लास्ट में एमजी, आदमी का मास, क्योंकि आदमी को लेके आए ना, फ्री बॉडी डायग्राम किसका बना रहा है, आदमी का कि सिस्टम का, तो मास किसका लेना है, यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाया था, तो मास किसका लिया, सिस्टम मतलब कौन, आदमी, लिप्स, आदमी, तो नीचे लगेगा कितना कितना 600 लगेगा ना, 600 लगेगा ना, मेरे को रिपीट करना था, हाँ बोल रहे थे ना वो 7 वर्ष का 600 लगेगा ना, 600 लगेगा ना, ऊपर वाले इक्वल टू नीचे वाले, बोल ऊपर वाला बोल 2t प्लस n और नीचे वाला 600, अरे हाँ की ना, बोल 2t, t ऑलरेडी निकाला, तो 2t कितना, 2t कितना 450, तो 450 प्लस n इज इक्वल टू कितना 600, इसको सॉल्व करते हो तो n इज इक्वल टू कितना 600 माइनस 450 कितना, n इज इक्वल टू 150, बस ये आपका आंसर है। अभी आप घर में कौन सा करके लाओगे, तीनों को साला सेपरेट करोगे, वेगिंग मशीन को अलग निकालोगे, लिफ्ट को अलग निकालोगे और